So, good evening, everyone. Is it audible to everyone? Yes, yes. Okay, Kunal. Fine. So we can start. कुछ क्वेश्चंस आ चुके थे ऑलरेडी ग्रुप पे जो फॉर्म में फिल किए थे, तो कुछ वही से कुछ क्वेश्चंस देते हैं। उसके बाद में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो इनका डायरेक्टली एड्रेस दोस थिंग्स। ओके, विल ट्राई कि ये 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, 45 टू 60 मिनट्स में। सो कुणाल सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मॉक एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज द मॉक, क्योंकि सारे बच्चे अभी मॉक लिख रहे हैं, दे डोंट नो कि उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। सभी सिर्फ मार्क्स देख रहे हैं और मार्क्स के वाला मतलब नंबर कम आ जाए तो कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और फिर वो सारी साइकिल शुरू हो रही है। तो क्या करें, व्हाट्स द बेटर ऑप्शन? कुणाल सर, अनम्यूट करना है आपको। ओके हाँ ओके, आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है अभी। नहीं, मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको मॉक में कम नंबर आ रहे हैं तो आपका यूपीएससी प्रीलिम में आपको कम नंबर आएंगे। मॉक्स में जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन तो देखा है कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी यूपीएससी पूछते भी नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। लेकिन मॉक का हमें फायदा एक यही रहता है कि हम मॉक में आंसर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे इलिमिनेशन मेथड हो गई, या कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे कुछ नए नए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं होते हैं, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन मॉक्स में हमें लगता है कि ये हमने कोई पढ़ा नहीं है इसके बारे में, तो हमें वो कंटेंट मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम हमारी जो स्ट्रेटजी है मॉक में जो प्रीलिम्स के आंसर सॉल्व करने की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे जैसे हम मॉक हमारे ज्यादा देंगे। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक के, ये मुझे लगते हैं। ओके, और मॉक टेस्ट किसका अच्छा है? मतलब सभी पूछते हैं कि विजन का सॉल्व करे या फिर और किसी का सॉल्व करे, तो क्या मिक्स सॉल्व करना चाहिए या फिर किसी सिंगल किसी इंस्टीट्यूशन का करना चाहिए? फ्रैंकली अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। विजन का भी अच्छा है, एक फोरम का एसएफजी आता है, एक उनका भी अच्छा है, आप उनका भी सॉल्व कर सकते हो। एक जीएस कोर का भी है, वो आता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉक्स है, लेकिन जब मैंने मॉक्स दिए थे तो मैंने विजन फोरम इनके दिए थे मैक्सिमम मॉक्स। ओके, मैक्सिमम मॉक्स इन्हीं के दिए थे। ओके ठीक है। और ये रिवीजन कैसे करें, रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे रहे? देखो, रिवीजन अगर आपको करना होगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जैसे टॉपिक वाइज करना है, क्वेश्चन वाइज करना है। क्योंकि हाँ आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ। तो अगर आपने जैसे मान लो पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है, तो आपने सेग्रीगेट करना चाहिए। तो इसके लिए आप अगर आप रिवीजन लेवल तक आ गए, इसका मतलब है कि आपने मॉक्स दिए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, देखिए। तो आपने ऐसे कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट, डीपीएसपी। डीपीएसपी, स्टैट्यूटरी बॉडीज। यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती है, तो हमें ये जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाँ, और फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल हो गया, लोकल बॉडीज हो गई, है ना, पीआरआई हो गई, तो हमें ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ओके। इसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी देखना है। जैसे कि यूपीएससी हर साल एक मैप का क्वेश्चन पूछती है, कुछ भी वर्ल्ड लेवल का, कुछ कुछ सिटी के बारे में पूछेंगे, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो बेसिक्स कंटेंट रहते हैं, हिस्ट्री हो गए, ओके। ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, अगर जैसे मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, अगर आप एनालिसिस करोगे तो हर साल मॉडर्न हिस्ट्री में क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती है। तो अगर पूछती है, हम हाँ। हमारे जो प्रीलिम की अगर हम स्ट्रेटजी अगर ऐसी रखेंगे और इस हिसाब से हम रिवाइज करेंगे, तो मुझे लगता है हमारा टाइम बचेगा यहाँ पे। और दूसरी बात है कि इसके वजह से हमें जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, वो क्वेश्चन हम वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। कर पाएंगे। यस। ओके ठीक है। और एक चीज है कि मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए या फिर अभी ये मैगजीन्स आ रहे हैं जो कंपाइलेशन आ रहे हैं, पीटी 360 आ रहा है या फिर और, तो कैसे, हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स? देखो, फ्रैंकली अगर कहा जाए तो आप किसी एक पे स्टिक रहिए। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो आप मंथली पढ़िए, अगर विजन पढ़ रहे होगे तो विजन का मंथली पढ़िए। और जो उसका 365 रहता है वो कंपाइलेशन ही रहता है, हर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन ही रहता है।
तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीलिम पास आ रही है, आपको लग रहा है कि मैंने पॉलिटी का विजन में से पढ़ा है, लेकिन कुछ अब मेरे को जेएस स्कोर में कुछ अलग दिख रहा है या कुछ और मटेरियल हाँ में अलग दिख रहा है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने वहां पे जाना चाहिए। आप एक ही मैगजीन पे फोकस कीजिए, स्टिक और जो कीजिए। बाकी क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है करंट अफेयर्स के बारे में, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी के, वो कोई मैगजीन भी कवर नहीं करती है, वो रेयरली कुछ किसी मैगजीन में आता है जो हमें पता हाँ रहता हाँ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी मैगजीन में दिए नहीं, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो क्वेश्चन बेसिक्स वाले रहते हैं, जहां पे हम हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, माइंड यूज कर सकते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, तो इसके लिए हमें जो लगता है एक मैगजीन इनफ है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, विजन हो गया, जीएस स्कोर, फोरम आईएएस, जो आपको अच्छी लगे अच्छी आप लगी। उसे फॉलो कीजिए। ओके। और हाँ, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म। जैसे कि एक चीज मैं, एक स्ट्रेटजी मैं यूज करता था हमेशा जब मैं प्रिपरेशन करता था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ओके। जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे मान लो मैं पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम्म। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते पढ़ते गूगल कर देना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वहां पे एक न्यूज आ जाती है। या कोई कैबिनेट कमेटी रहती है, जैसे आप गूगल करोगे कैबिनेट कमेटी, तो वहां पे आप न्यूज आ जाएंगे कि पिछले वीक में गवर्नमेंट में कैबिनेट कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। जैसे आप लेटेस्ट देखोगे तो कैबिनेट कमेटी ऑन रेलवे ने क्या सुझाव दिए हैं, तो हमें वो समझ में आता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन में क्या क्या हो रहा है। ओके। और इस हिसाब से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है मेंस के लिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कोट कर सकते हैं एटलीस्ट मेंस के आंसर में, जिसको हमारा जो आंसर थोड़ा यूनिक बनता है इस चीज की वजह से, क्योंकि ये चीजें आपको मैगजीन में नहीं मिलती है। ठीक है। लास्ट ईयर ना एक ट्रेंड दिखा था कि अराउंड पास्ट 6 मंथ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, पर्टिकुलरली हिंदू से। फिर यस। इसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं कि हिंदू पढ़ना चाहिए अभी कि कैसे, हाउ टू डू दिस? बिल्कुल, हिंदू तो पढ़ना ही चाहिए। लास्ट ईयर ही नहीं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से देखोगे हाँ तो हाँ। हिंदू के जो हिंदू के केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं हिंदू में जो हमेशा वहां पे आते आते रहते हैं। जैसे कि अभी आप एडिटोरियल पढ़ोगे अभी के, तो इसमें डेली एक न्यूज आ रही है, जो आ रही है हमारी एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंडिया का, ठीक है, तो हाँ हमारे हाँ। लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। आप आज का देखिए एडिटोरियल, कल का देखिए, हिंदू में आते रहते हैं। तो हम्म। ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं, ये टॉपिक्स प्रीलिम के लिए भी बहुत काम के रहते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैसा कैसा है, किस किस हमारा एक्सपोर्ट बास्केट कैसा है, किन कंट्रीज में हम करते हैं, यूएस हो गया, बाकी गल्फ कंट्रीज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू में जो न्यूज बहुत रिपीट होती है, वो न्यूज हाँ। इंपॉर्टेंट रहती है, तो यूपीएससी इसके ऊपर फोकस करती है। और कुछ ऐसे हिंदूज में फोटोज भी आते हैं, हम्म। कि जो फोटोज कल्चरल इवेंट से वो लिंक रहते हैं। तो हमें उस फोटो के बारे में भी देखना है कि, और वो उसके हमें नोट्स बनाने हैं कि हाँ ये जो इवेंट है, कल्चरल इवेंट कोई भी किसी भी स्टेट का रहता है, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम करती हम्म। है ना। तो हमें हिंदू थरोली पढ़ना चाहिए। ओके। और ये क्वेश्चंस कैसे, मतलब कि जो सी सेट वाला पोर्शन है हम्म। तो उससे कैसे, क्योंकि बिकॉज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हमने कि जिन्होंने ऑलरेडी पोस्ट लिया है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो जब रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स सी सेट में फेल होते हैं। तो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स? देखो, एक एक सिंपल स्ट्रेटजी सीसेट की जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। हाँ। एक तो 2012 से या 2013 से जितने सीसेट के पेपर यूपीएससी ने पूछे हैं, यूपीएससी के जितने पेपर्स आए हैं, आप वो सभी पेपर सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करने के बाद आपके आंसर की लगाइए, आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपकी रेंज क्या है, आपको 80 प्लस मिल रहा है, 90 प्लस मिल रहा है, 100 प्लस मिल रहा है, ठीक है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग आप खुद का जजमेंट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब आप सीसेट का पेपर सॉल्व करते हो, यूपीएससी वाला, मैं सिर्फ यूपीएससी पे ही स्टिक कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के हो गए या आपके एप्टी के। मैथ्स के हो गए, एप्टीट्यूड वाले हो गए, जिसमें हमें इश्यूज आते हैं। तो वो क्वेश्चन हमें देखना चाहिए, उस क्वेश्चन के हमें फिर वो पॉइंट आउट करना चाहिए, और उसके बारे में अगर आपके पास कोई सोर्स होगा, जैसे कोई यूट्यूब पे लेक्चर होंगे उसके बारे में, या जैसे आपने कोई कोचिंग क्लास लगाया होगा, या मार्केट में कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे, आप उसके ऊपर काम कीजिए, और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप देख लीजिए। जैसे आपका किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पैसेज रहता है, वो पैसेज के अच्छे आंसर्स वो वहां से वो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर और सकते एक हैं। बात हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी सीसेट में ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन पैसेज के रहते हैं, तो हमें पैसेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप पैसेज में भी अच्छा कमांड करोगे, तो आपके यूपीएससी सीसेट में आपका क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो और इसके लिए मैं एक सलाह दूंगा एस्पिरेंट्स को, कि आप जो हिंदू के एडिटोरियल आते हैं, आप कोई भी पेपर पढ़ते होंगे, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो एकदम थरोली पढ़िए और उसकी आदत लगाइए।
क्योंकि जब आप यूपीएससी के सीसेट के पेपर को जाओगे तो आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली पांच छह ऐसे आपके पैराग्राफ आएंगे और आपका फिर माइंड उसमें थोड़ा सा, आपका माइंड वहां पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आप अभी से आदत बना लीजिए, आप धीरे धीरे जो भी हिंदू में एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, यानी आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाए और आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए। और शायद से बहुत सारे पैराग्राफ पैसेज भी वही से लेते हैं वो। यस यस यस। हाँ, रिपोर्ट्स के और ये हिंदू से। yes. नेक्स्ट चीज, आर्ट एंड कल्चर कैसे कवर करना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलर हिस्ट्री। यस यस यस। देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, यूपीएससी किधर से भी क्वेश्चंस पूछती है। हमें आर्ट एंड कल्चर को 2 चीजों में डिवाइड करना चाहिए। एक तो जो हमारे जो जैसे क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक हो गया, ये हो गया, और दूसरा रहता फोक वाला। ठीक है, तो हमें 2 में डिवाइड करना है। इसके लिए एनसीईआरटी मिलती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो एनसीईआरटी मुझे लगता है इनफ है, तो आप वो पढ़िए। डांस के जितने फॉर्म है, क्लासिकल डांस के जो 7-8 क्लासिकल डांस है, कथक हो गया, कथकली हो गया, उसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए। और इसको इसमें क्या क्या रहता है, किस रीजन से आता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और फोक डांस के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपीएससी फोक डांस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। अभी महाराष्ट्र में अभी एक शिमगा नाम का कल्चर आ रहा है, शिमगा नाम का कल्चर काफी अभी 2-3 दिनों में न्यूज में आ रहा है। तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, यूपीएससी उसके बारे में पूछ भी सकती है कि ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो हमें यही करना है कि जो फोक डांस है या फोक म्यूजिक है उसके बारे में हमें देखना है, और दूसरा इसके बारे में देखना है। और हाँ, हमेशा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और लद्दाख, इसके यहाँ पे जो जो मोनेस्ट्रीज होती है और इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। 2018 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था थांगता डांस के बारे में। अब इतना कंफ्यूजिंग है, थांगता डांस सिक्किम का है कि मणिपुर का है कि मेघालय का है, हम वहां पे जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका अभी से ही अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो हमें यहाँ पे वो इशू नहीं जाएंगे जो यूपीएससी प्रीलिम में रहते हैं। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये बहुत वाइड है, यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के सवाल कहाँ से पूछेंगे इसकी गारंटी रहती नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बेसिक्स हमने आर्ट एंड कल्चर के हैं वो स्ट्रांग रखिए। अगर हाँ, आपको 1 साल की योजना मिलती होंगी जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ टॉपिक्स आए होंगे, तो आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि यूपीएससी कभी कभी योजना से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाती है, वहां से डायरेक्ट लाइन उठाती है। तो लगता है कि आप योजना की, अगर कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई योजना मैगजीन होगी या कुरुक्षेत्र मैगजीन होगी, जो भी होगी, आप वहां से देख सकते हो। या कभी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मन की बात में किसी के बारे में कहते होंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, आप उसका भी नोट डाउन कर सकते हो। इस साल भी वैसे G20 के जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें गिफ्ट दिए गए थे, तो 20 तो वो सारा यस उसके बारे में भी। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा आर्ट एंड कल्चर के साथ, जो जीआई टैग रहते हैं ना, जो हमेशा जीआई टैग अपडेशन होते रहते हैं, तो जीआई टैग की आप लिस्ट बना के रखिए। जो रिसेंट जीआई टैग पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग अलोकेट किया है, उसके बारे में आप लिस्ट बनाइए, कौन से स्टेट में आते हैं, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन रखिए। क्योंकि मुझे लगता है 1-2 साल पहले हमने गवर्नमेंट ने जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनको जीआई टैग के ही कुछ ऐसे आर्टिकल्स वो प्रेजेंट किए थे, नोट बनाए। ओके, और नितिन सिंघानिया मतलब कि सजेस्टेबल है अभी इस सिचुएशन में, ये सिलेक्टिवली पढ़ना चाहिए? फ्रैंकली मैंने कभी उनका बुक पूरा पढ़ा नहीं है, मैं बस यूट्यूब से वीडियो देखता था और कुछ मेरे क्लास नोट्स थे, मैंने वही पढ़े हैं। और वो बुक इतनी बल्कि है, तो इस इतने कम टाइम में अगर आपको वो बुक पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, आपको ये भी देखना है कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कितने आते हैं प्रीलिम्स में। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में, तो अगर आपको लगता है कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है तो फोकस करना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के और इसके लिए आप इतनी बड़ी बुक पढ़ रहे हो, तो और वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने इसके पहले पढ़ी है 2-3 बार, तो आप रिवाइज बिल्कुल कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी आप बुक्स पढ़िए, आप उसी पे स्टिक रहिए, आप ज्यादा मटेरियल मत पढ़िए। सीसीआरटी हो गया, आप सीसीआरटी पढ़ सकते हो, और कोई भी मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल होंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। एनसीईआरटीज, यस, व्हाट रोल इट विल प्ले, कौन सा मैनेज करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए? देखिए, ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि कुछ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्योग्राफी के 4 एनसीईआरटी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ज्योग्राफी, इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, और बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहां से हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर के जो इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर है वो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसके साथ हम तमिलनाडु की बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, अगर आप वो पढ़ते होंगे तो वो बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकली देखेंगे तो मुझे लगता है पॉलिटिकली हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लक्ष्मीकांत इनफ है। लक्ष्मीकांत केवल प्रीलिम के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इनफ है। ऐसे अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए, अब इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम आईएएस की नोट्स मिलती है मार्केट में, संजीव वर्मा सर की बुक मिलती है, अभी नितिन सिंघानिया सर की भी बुक है शायद। तो आप वहां पे भी कर सकते हो, और कुछ यूट्यूब के वीडियोस आपको हमेशा हेल्प करते हैं। तो अगर आपको जहां भी कुछ इशू आते होंगे अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपके पास सोर्स नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए। मैं खुद भी यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो। मॉक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? यस, देखिए शुरुआत में अगर आपने पूरे भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे, जैसे जैसे आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा सिचुएशन अभी बहुत क्रूशियल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमने यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे यूपीएससी एग्जाम रहती है, हमने उसी ही सीरियसनेस से मॉक एग्जाम देनी चाहिए। तो आप मॉक में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो 75+ क्वेश्चन आपने करने चाहिए। अगर आप 70 के नीचे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आपका प्रीलिम में सिलेक्शन हो पाए। तो 75+ या 85 तक आप टच कर सकते हो। लेकिन इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले ये क्वेश्चन देखिए कि आपको उस ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करते आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो चारों में से, तो फिर वो आंसर देने का पॉइंट नहीं है कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 2 ऑप्शन इसमें के एलिमिनेट कर रहा हूँ और 2 ऑप्शन में मुझे यहाँ पे रिस्क लेनी है, तो आपने वहां पे रिस्क लेनी चाहिए। तो आप ऐसे सिचुएशन में होगे तो आपने 75-80 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करें? बिकॉज हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, शंकर से भी कवर नहीं हो रहे हैं। यस, सो देखिए इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेसिक्स है। जैसे बेसिक यानी एक तो है कि जो हमारे बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट रहता है कि पोल्यूशन क्या रहता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट क्या रहते हैं, है ना। उसके बारे में नेशनल पार्क क्या रहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या रहती है, उसके बारे में हमें बेसिक पढ़ना है। तो आप बेसिक के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी मिलेगी वो पढ़ सकते हो, पीएमएफआईएएस का भी कुछ मटेरियल है तो वो पढ़ सकते हो, इंटर का पढ़ सकते हो। अब रही बात दूसरी, तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या लेजिस्लेशन लाए हैं एनवायरनमेंट के लिए। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, हमारे जो पोल्यूशन के जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ एप्स लाए हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हो गया, या और जो प्लास्टिक के पोल्यूशन के अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं क्या। तो हमने गवर्नमेंट के स्कीम्स देखनी चाहिए, गवर्नमेंट के बेसिक्स देखना चाहिए, और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। जैसे यूएनएफसीसी की मीटिंग्स होती है हर साल, सीओपी अभी जो सीओपी हुई थी रिसेंटली इजिप्ट में, उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि वहां पे हमारे टारगेट्स क्या है, हमने वहां पे क्या क्या डिस्कस किया है कंट्रीज में। दूसरी बात है कि जो हमारे साइट्स है, कार्टेजना प्रोटोकॉल है, इसकी जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में, यूएनईपी की कुछ मीटिंग हो रही है उसके बारे में, आईपीसीसी हो गया उसके बारे में, जो हमारे इंडिया की टेरी है उसके बारे में, वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट होगी। तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबसे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन का आप अबाउट अस देख लो, इंटरनेट पे जाओ, यूएनएफसीसी डालो, वहां पे अबाउट अस, उसमें क्या क्या है, उनके मैंडेट क्या है, उनका काम क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है। दूसरी बात यह है कि आप उसका गूगल कीजिए, यूएनएफसीसी आप करोगे तो उसके न्यूज में जाइए गूगल के, आपको दिखेगा कि वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। और इसके बाद आप करो यूएनएफसीसी या कोई भी यूएनईपी इंडिया करो, साइट्स इंडिया करो, कार्टेजना प्रोटोकॉल इंडिया करो, या जो भी नागोया प्रोटोकॉल इंडिया करो। तो इंडिया इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और इंडिया को क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है इसके बारे में हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो हमेशा इंडिया को ध्यान में रख के, इंडिया का ही कंसर्न देख के वहां पे क्वेश्चन फ्रेम करती है मेंस के लिए भी। तो जैसे मेंस के लिए 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि जो ग्लासगो में या किधर यूरोप में समिट हुई थी एनवायरनमेंट की, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो और उसमें इंडिया के बारे में पूछा था उन्होंने, तो हमें ये देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी डिजास्टर होते हैं, जैसे
वाइल्ड फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो इन्वायरमेंट की वजह से इम्पैक्ट होता है, जो मैनमेड इम्पैक्ट रहता है, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट के और क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे एनडीएमए हो गया, सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया। हमको इसको भी देखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट को, क्योंकि यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन। तो हमें ऐसा सेग्रीगेट करना चाहिए, और इन्वायरमेंट की जो भी न्यूज रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो साइंस एंड टेक। मतलब कि हमने वहां पे भी देखा है कि डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अभी जो यस। बेसिक वाले जो थे एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चन नहीं कवर हो रहे। ओके। और लास्ट ईयर हमने ये देखा कि मेंस में क्वेश्चन आया था अबाउट द सेल्यूलोज, कि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया। यस तो यस। हाउ टू बैलेंस दिस थिंग्स, बेसिक वर्सेस दिस डायनेमिक पोर्शंस? देखिए, साइंस एंड टेक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें यूपीएससी का कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, यूपीएससी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें इसमें दो चीजें देखनी है। अगर आप साइंस एंड टेक के लिए जो भी बेसिक्स पढ़ते होंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, आपके क्लास नोट्स हो गया, मटेरियल जो मार्केट में मिलता है वो पढ़ते होंगे, आप उसको अच्छे से पढ़िए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो भी साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट हो रही है, केवल इंडिया में नहीं, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अभी रिसेंटली चैट जीपीटी आया, उसके बारे में हो गया, या कुछ मिसाइल्स हो गई, या केमिकल वेपन्स हो गए, या कुछ भी और भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, जो अभी न्यूज में है और जो पिछले 1-2 साल से भी न्यूज में है। जैसे अभी एलईडी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2021 में शायद। तो हमें इसके बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट होती है उसके बारे में पता चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का एक अभी वो सेमीकंडक्टर का कुछ जो गवर्नमेंट का एमओयू साइन हुआ यूएस के साथ, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि सेमीकंडक्टर का रोल क्या है, सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ पे किस किस अप्लायंस में हम यूज करते हैं, इसके इंडिया में इसका कहाँ प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर के बारे में, तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अब 2 साल पहले एक नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया था, तो हमें इसके बारे में एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अब यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में, प्रीलिम्स में पूछती है कि जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगे, या इंटरनेट ऑफ थिंग के क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगी, तो हमें एप्लीकेशन वाइज भी देखना है। और मोस्टली एक देखा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, वो हम सभी ही एस्पेक्ट के लिए हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। 90% चांसेस है। कभी कभी उसमें ये भी होता है कि कुछ आंसर उसमें हम एलिमिनेट हमें करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में, हमें जो तीनों ऑप्शन रहते, चारों ऑप्शन रहते, वो ऑप्शन वहां पे हम टिक कर सकते हैं। एंड इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव जैसा। तो आप बेसिक्स भी कीजिए और ये भी कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप यूपीएससी मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए, आप प्लीज उसे ब्लैंक मत छोड़िए। आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको थोड़ा सा पता है, आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख के आओ। एटलीस्ट आपको 1-2 नंबर वहां मिलेंगे, और वहां भी यूपीएससी में 1-1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर यूपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें उसका कीवर्ड पकड़ के हमें उसके ऊपर आंसर लिखना है, अगर हमें उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो। ओके, मतलब आपने ऑलरेडी 6 बार क्लियर किया है, आई थिंक बहुत बार स्कोर वाज लाइक 110 एंड ऑल। तो व्हाट वाज द सीक्रेट कि वो फ्रीक्वेंट क्लियर जो हुआ है? देखिए, सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी बहुत सारे एस्पिरेंट क्लियर करते हैं। लेकिन मैं हमेशा जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं फर्स्ट गो में आंसर लगाता नहीं हूँ। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ, 2 बार बारीकी से पढ़ता हूँ। कभी कभी ये होता है यूपीएससी पूछते हैं व्हाट इज मींस सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट, हम उसको करेक्ट मार के आते हैं, तो हमारा वहां पे ऑप्शन में गलती होती है। और ऐसा होता भी है कि 2-3 बार हमारे क्वेश्चन हमें आंसर पता रहते हैं, लेकिन हम गलत उसको टिक कराते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। तो मैं क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ता हूँ, बहुत शांति से पढ़ता हूँ, हर क्वेश्चन को 1-2-3 बार पढ़ता हूँ, वो मेरे को डाउटफुल होगी। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे पता है, और हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि आउट ऑफ 100 उनको 30 प्लस तो क्वेश्चन के आंसर पता ही रहते हैं, वो सभी को पता रहते हैं। तो जो आपके आंसर आपको पता है, आप उसे पहले टिक कीजिए, उसका आप आंसर वहां पे दे सकते हो। फिर आप सेकंड राउंड में आ जाइए। सेकंड राउंड में आपको समझ में आता है, और आप इसे भूल जाइए जिस क्वेश्चन को आपने टिक किया है अपने आंसर शीट में। अब जो अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया, सही किया, वो सब भूल जाओ। अभी आपके पास केवल बचे हुए क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन ही बचे हैं। तो आप उस क्वेश्चन में देखिए कि आप उस क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि जहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से मैं आंसर बी और आंसर सी में कंफ्यूज हूं, तो आप ऐसे सारे आप क्वेश्चंस पहले पॉइंट नोट डाउन कीजिए, और आप उसके बाद आप जो क्वेश्चन आपको बचते हैं कि जहां पे आप बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो, तो वहां पे आप उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए।
तो जो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि आप 75 और 80 तक आप इसमें खुद को पुश कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप अपना थोड़ा रिस्क ले सकते हो और रिस्क लेके आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। कर सकते और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप जितने क्वेश्चन में रिस्क लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होंगे। आपके इसमें के जैसे मान लो 50% भी सही हो गए तो भी आपका बेनिफिट ही है यहाँ पे। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि हमने रिस्क लेनी चाहिए अगर आपको 2 आंसर पता है तो, क्योंकि आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपको 0 मिलेंगे, लेकिन आप रिस्क लोगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव में आपका यहाँ पे स्कोर आएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, फिर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन में आप आपके ऑप्शंस है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन बचते हैं उसके ऊपर आप रिस्क लो। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा। ओके। एक स्टूडेंट ने पूछा है अबाउट दिस पेरियार बुक, आपने पढ़ा होगा इंडियन यस ज्योग्राफी। यस यस यस। हाँ, हाउ इट इज? पेरियार बुक ये मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी के लिए फोकस है, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ल्यूसिड और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है हर कंसेप्ट को। और जो भी कंसेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जैसे सॉइल के बारे में हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हो गया, इरिगेशन के बारे में हो गया, या हिमालयन बेल्ट हो गया, बाकी रिवर्स के बारे में हो गया। तो अगर आपको, और बुक छोटी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आप इसको 7-8 दिन में आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपने पेरियार बुक पढ़नी चाहिए फॉर इंडियन ज्योग्राफी की, जिसके लिए आपको प्रीलिम में भी हेल्प होंगी और मेंस के लिए तो हेल्प होती है इस हेल्प बुक से। होती है। यस नेक्स्ट थिंग इज कि जीसी लियोंग को कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब कि हाउ वी कैन, यस। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, स्किप नहीं करना नहीं, है? जीसी लियोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। देखो जीसी लियोंग 2 पार्ट में है। हाँ। फर्स्ट पार्ट में जो है जो क्लाइमेट के बारे में है या अर्थ फॉर्मेशन के बारे में है। तो ओके। आपको ये सारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, जो बेसिक एनसीईआरटी है। कुछ टॉपिक थोड़े डिटेल में दिए हैं, जैसे आइस के बारे में हो गया, जो वहां के लैंडफॉर्म होते हैं उसके बारे में दिया गया, आप उसमें से पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ जो शुरुआत के चैप्टर है, प्रेशर कैसे होता है, क्या कैसे होता है, हाँ हाँ। तो ये इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है वो आपको एनसीईआरटी से मिलता है। लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है, जहाँ पे जो क्लाइमेट। रीजन उन्होंने क्लाइमेट के बारे में बताया, जैसे हाँ। सवाना क्लाइमेट क्या रहता है, टुंड्रा क्या रहता है, आपका प्रेरीज क्या रहता है, स्टेपीज क्या रहता है, इसके ऊपर यूपीएससी 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन वहां से यूपीएससी पूछती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ट 2 पढ़ोगे तो आपके लिए वो बोनस है, आपको उसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन वहां से पिक कर सकते हो आप। दूसरी बात ये भी है कि आप उसी बेस से आप कोई ज्योग्राफी का कोई सिटी लोकेट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वहां से आइडिया मिल जाती है कि ये जो सिटी है, ये इस सिटी इस रीजन में है, यूरोप में है या वेस्ट एशिया में है, तो हमें वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एक बात है, जेसी लियोंग में जो ओशियन करंट्स के बारे में बताया, तो ओशियन करंट्स भी हमें अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ओशियन करंट के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुकी है या पूछती है। तो मुझे लगता है कि जेसी लियोंग जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। अगर किसी के डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन अ चैट, क्योंकि अभी हमारे जो डाउट्स आए थे वो लगभग होते आ गए हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं उसके और लिए। आप पूछ भी सकते हो वैसे। हाँ, वैसे ही पूछ सकते हो अनम्यूट करके। एक डाउट आया था अबाउट दिस इकोनॉमी बुक, इकोनॉमी के लिए ओके। क्या पढ़े? मृणाल सर की नोट्स पढ़े या फिर और कुछ? देखो, अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके पास समय है मृणाल सर के नोट्स पढ़ने का, क्योंकि सर के नोट्स बहुत बल्कि है, लेकिन सर की नोट्स इन डेप्थ है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपको 2023 का अटेम्प्ट देना है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिए। स्टैंडर्ड बुक में यानी जो श्रीराम आईएएस की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। संजीव वर्मा सर की बुक है, उनको आप पढ़ सकते हो। हाँ। या और भी कोई जो बुक आपको मार्केट में अच्छी लगती होंगी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। दूसरी बात, हमेशा ये देखना, इकोनॉमी के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो क्वेश्चन दो फंडामेंटल्स है उसके। एक फंडामेंटल उसका ये है कि वो बेसिस के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में पूछेंगे, आरबीआई का रेपो रेट क्या रहता है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछती है। या बेंचमार्क क्या रहते हैं, और भी सेबी के बारे में पूछेंगे, इसके बारे में पूछते हैं। तो हमें इसका बेसिक करना है। और दूसरी बात है, हमें करंट अफेयर्स करना है, जो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर न्यूज में रहते हैं हमेशा, वो करना है। जैसे अभी रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक की न्यूज है, तो हमें पढ़ना है कि ये क्या रहता है। दूसरी बात है कि हमें इकोनॉमिक्स के बारे में इन्फ्लेशन में पूछते हैं, तो इन्फ्लेशन क्या रहता है, स्टैगफ्लेशन क्या रहता है।
हमें इसके बारे में जो न्यूज में आता है उसके बारे में पढ़ना है, और इसका बेसिक भी पढ़ना है साथ में। जो अलग अलग कर्व रहते हैं, फिलिप्स कर्व रहे और जो बाकी कर्व रहते हैं इकोनॉमिक के, उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछती है। और एक हमें इकोनॉमी में हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जो भी गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडीज है इकोनॉमी के लिए, जैसे आप बैंकिंग के लिए देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, नाबार्ड के लिए 1975 का एक्ट है, और सेबी के लिए है इंश्योरेंस, एक सेबी का एक्ट है 1992 का शायद, और आईआरडीए का एक्ट है, एलआईसी का एक्ट है। तो हमें इसके एक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी उनके क्रोनोलॉजी पूछती है, उसमें क्या हुआ ये पूछती है। तो हमें ये जो जितने भी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनके बारे में हमें इकोनॉमिक्स का पूरा पता होना चाहिए। साथ ही हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में हमें उसके बारे में पता चाहिए। कभी यूपीएससी कभी कभी जीडीआर एसडीआर के बारे में पूछ लेती है, आईएमएफ के बारे में पूछ लेती है बेसिक क्वेश्चन, या वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ लेती है। तो हमें इकोनॉमिक्स के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें और एग्रीकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि इंडिया में कितने लैंड है जो इरिगेटेड है, कितने लैंड जो है वो रेनफेड है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये जो सारे इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिकल कंसेप्ट हमें यहाँ पे पूरे पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। एक डाउट है अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, कैसे कवर करें? देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी है, बाजीराव एंड रवि की येलो बुक। मुझे लगता है कि वो बुक बेस्ट है, बाकी बुक का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी अच्छी है। तो एंशिएंट, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे तो आप सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको दिखेगा कि यूपीएससी हमेशा बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती है। तो हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो भी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, वो हमें पता होने चाहिए कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई है, जो बुद्धा ने क्या क्या यहाँ पे बताया है उनके बारे में पता चाहिए। वैसे जैना के बारे में पता चाहिए, किस किस राजाओं ने वो काउंसिल ली थी, तो और वो उनके इसमें विहारा क्या रहता है बुद्धिज्म में, ये हमें पता चाहिए। ये एंशिएंट इंडिया का एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो जनपदास थे, जो 15 या 16 जनपदास थे, उसके बारे में हमें एटलीस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी रिपब्लिक और उनकी कैपिटल क्या थी। जैसे अंगा है, वाजी थी, और वो मैप के अनुसार हमें उसके बारे में पता चाहिए। थर्ड है, हमें यहाँ पे डायनास्टी के बारे में पता चाहिए कि जो इंडिया में इंपॉर्टेंट डायनास्टी हुई है, जैसे मौर्यन हो गए, हर्षा डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी, और जो बीच में जो रूलर्स आए थे, शका हो गए, हुनाज हो गए, उनके बारे में पता चाहिए। ये तो नॉर्थ इंडिया का है। हमें साउथ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि संगम डायनास्टी क्या थी, चोला रूलर्स क्या थे, चेरा क्या थे, पांड्या क्या थे, उनकी कैपिटल क्या थी, संगम के जो समिट्स हुए थे, उस समिट्स में क्या क्या कहा गया है, उसके उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट वहां पे जो नोटिस है, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये है, एंशिएंट इंडिया में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि हड़प्पन के ऊपर भी एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में पूछ ही लेती है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो टॉपिक पे हमें फोकस करना है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप भले ही आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपके क्लास के नोट्स पढ़ो, या आप जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वो पढ़ो, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, ये हमें अच्छे से करने चाहिए। इस साल वैसे मेगालिथिक कल्चर के बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस, मतलब कि न्यूज आ रही है द हिंदू में। आई थिंक प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा उस पे, जो न्यूज में रहती है, तो प्रीलिम में नहीं आया तो मेंस में उसका आ ही सकता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। मेगालिथ्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, मतलब कि रोल क्या है और कवर कैसे करना चाहिए, ओरिजिनल पढ़ना चाहिए कि कुछ शॉर्टकट है? देखो, इकोनॉमिक सर्वे अब इस बार तो 2 वॉल्यूम में आया इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मार्केट में जिस्ट मिलती है, आप जिस्ट देख सकते हो, या कोई इकोनॉमिक सर्वे के आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं तो आप वो पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे का एज सच प्रीलिम में तो मुझे इतना रिलेवेंस नहीं लगता एज कम्पेयर टू मेंस। हम मेंस में इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे जो उनके सजेशंस है, या इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है, हम उसको मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। तो आप अगर 2024 के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल पढ़िए, दोनों वॉल्यूम पढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्या क्या हमारे सेक्टर्स है, कैसा कैसा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2023 के लिए करना है तो अभी आप फिलहाल आप जिस्ट पढ़ सकते हो इकोनॉमिक सर्वे की, और आपको लगता होगा कि अब मेंस है 2 महीने के बाद, तो आप धीरे धीरे उसको कुछ टॉपिक कवर करके आप मेन बुक भी पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें ये कहना है कि इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं, जो हमें एक्चुअली वहां पे स्टैटिस्टिक दिया रहता है, वो पढ़ना चाहिए। जो उनके इंपॉर्टेंट नोटिंग्स रहते हैं वो पढ़ना चाहिए। जो कुछ सजेशन रहता है वो पढ़ना चाहिए।
और जो कंपैरिजन रहता है इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कैसे कैसे वो कंपेयर करते हैं, कैसे हम उनके आगे हैं या कैसे हम वहां पे अभी भी लैग कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और जो सेक्टर्स इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर रहता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग रहता है, सर्विस रहता है, पोर्ट रहता है, ट्रांसपोर्ट रहता है, उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमारे GS3 यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है सरोज ने अबाउट दिस सी सेट कि सी सेट में कहाँ पे ज्यादा फोकस करें। देखो सी सेट में मैंने इसके पहले भी कहा था कि पैसेजेस अच्छे खासे आते हैं, तो आप पैसेजेस के बारे में आप फोकस कर सकते हो। और पैसेज के लिए भी आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो कि पहले आप पैसेज मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपको हल्का सा आइडिया आ जाता है कि ये पैसेज किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे इन्होंने फ्रेम किया है। दूसरी बात है कि सीसैट में अगर अगर हमको कम टाइम में ज्यादा नंबर लाने हैं तो हमें रीजनिंग देखना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एज कंपेयर टू एप्टीट्यूड थोड़ा सिंपल है। और जो भी हम पेपर सॉल्व करते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीसैट के, तो हमें यहाँ पे आइडिया आ जाता है कि किस टॉपिक में हम वीक है, आप उसको आप देख लीजिए, और किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो आप उसे और अच्छा कीजिए, जिसके वजह से आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के वक्त 80 में से एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि रीजनिंग और इंग्लिश के पैसेजेस हैं, वहां पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। ओके, बजट के लिए क्या मतलब कि बजट का समरी उसमें स्कीम से मिष्टी और ये सारा आ रहा है इस साल। देखो स्कीम्स के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगर आपको बजट की समरी पता होने, अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि पीआरएस जो वेबसाइट है prs.org, वहां पे आप बजट की समरी पढ़ सकते हो। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा कैपिटल रिसीट कितनी है, रेवेन्यू रिसीट कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, हम किस डिपार्टमेंट के लिए कितना फंड एलोकेट कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप बजट के बारे में देखोगे तो अभी पिछले कुछ दिनों से एमजी नरेगा में जो हमारा फंड है, वो फंड इस बजट में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हुआ है, तो वो काफी न्यूज में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमजी नरेगा फॉर दिस ईयर यूपीएससी मेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां से फ्रेम कर सकते हैं। तो जो बजट में गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है, जैसे अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम डेडिकेटेड कुछ प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, या कुछ एजुकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जैसे पीएम श्री हो गया, बाकी कुछ स्कीम्स रहती है, उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस साल का जो बजट था, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इनकम टैक्स स्लैब में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और जो काफी रिवॉल्यूशनरी है और काफी न्यूज में थे। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस बार के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने एक बार इनकम टैक्स के स्लैब्स देखना चाहिए, और इनकम टैक्स का कलेक्शन कितना है एटलीस्ट उसके एक रफ आइडिया आपको होने चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी इसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन प्रीलिम में एक फ्रेम कर सके। ओके, और व्हाट अबाउट मैपिंग, मतलब मैपिंग को कैसे प्रिपेयर करें, कुछ शॉर्टकट या फिर कहाँ से आएंगे साइट्स? मैपिंग के लिए देखो, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे रूम में मैप्स है, अभी भी मैप्स है, एक वर्ल्ड का रहता है, एक इंडिया का रहता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम जो भी न्यूज पढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ न्यूज आ गई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अभी रिसेंटली कुछ ऑस्ट्रेलिया ऑकस की जो न्यूज आई है, वो कोई आइलैंड पे उनका कुछ शायद मीटिंग होने वाला है, तो हमें अगर हमें ऐसा कुछ दिखती है, कुछ ऐसे कुछ जो प्लेस है जो हम पेपर में पढ़ते पढ़ते हमें उसके बारे में नोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें तुरंत वो देखना चाहिए कि वर्ल्ड के मैप में वो कहाँ पे है। उसके लिए हम नॉर्मल सा विकिपीडिया पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि ये किस कंट्री में आता है। तो जैसे अभी रिसेंटली ब्लैक सी न्यूज में है, क्योंकि वो रशिया ने अमेरिकन ड्रोन को वहां पे गिराया है, तो हमें ब्लैक सी के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री करती है, ये हमें पता चाहिए। तो जो चीजें न्यूज में रहती है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो भी कुछ इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, जैसे 2018 के प्रीलिम के बारे में बताता हूँ मैं, वहां पे आईएसआईएस के कुछ लोग एक फिलीपींस की सिटी है मिंडानो नाम की, वहां पे कुछ मिले थे। तो उस साल मिंडानो बहुत न्यूज में था, 2-3 बार उसकी न्यूज में आया था, और यूपीएससी ने वहां पे मिंडानो के ऊपर क्वेश्चन मैपिंग के बारे में प्रीलिम्स में वहां पे फ्रेम किया था। तो जो भी सिटी या जो भी कुछ रिवर हो गई, लेक हो गया, या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है, वो हर बार हमेशा उस साल में न्यूज में रहता है या उसके प्रीवियस ईयर न्यूज में रहता है। तो हमें एटलीस्ट मैप में देखना चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेट करता है, और उसके आजू बाजू में कौन सी रिवर है, कौन सी कंट्री है, वो
उसके लिए आप एटलास यूज कर सकते हो, गूगल में आप चेक कर सकते हो, विकिपीडिया उसके बारे में पढ़ सकते हो, तो आपको अच्छी खासी वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब एक डाउट है अबाउट इथिक्स की, इथिक्स के लिए कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? ओके, देखो इथिक्स के लिए हमें इथिक्स को दो टॉपिक में डिवाइड करना है। एक है हमारा जो बेसिक इथिक्स है वो, दूसरी है केस स्टडी। मैंने इथिक्स के लिए एक तो डीके वाला जो सर है उनकी बुक पढ़ी थी। दूसरा मैंने एक ऋषिकेश रेड्डी है जो टॉपर है शायद, उनकी मैंने इनसाइड आईएएस पे कुछ मटेरियल अवेलेबल था इथिक्स का, मैंने वो पढ़ा था, वो काफी अच्छा मिला था। या आपका कुछ खुद का भी कुछ मटेरियल होगा, कोचिंग क्लास का मटेरियल या जो भी आपको अच्छा लगता होगा कि मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन इथिक्स में अगर आप सिलेबस देखोगे तो हमें सिलेबस में ये दिखता है कि इथिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वर्क कल्चर, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, सिलेबस देखना है, जो कीवर्ड्स है कीवर्ड के डेफिनेशन निकालने हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का जो टॉपिक है हमें वहां से समझ में आ जाएगा। और दूसरी कुछ थ्योरी है, जैसे डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी हो गई, कैंटियन थ्योरी हो गई, या भी कुछ बाकी जो फिलोसोफर है उनकी थ्योरी है, इसके लिए आप डीके बालाजी सर का भी बुक यूज कर सकते हो। अब दूसरी बात है केस स्टडी की। केस स्टडीज के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल सकते हैं। मैंने खुद ही मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि एक विजन आईएएस पे 2020 के टॉपर थे, शुभम कुमार नाम है उनका, उनके कुछ पेपर्स वहां पे अवेलेबल थे। मैंने वो पेपर उनके केस स्टडी उन्होंने कैसा लिखा है वो देखा था, किस पैटर्न से लिखा है, उन्होंने कैसा आंसर फ्रेम किया है वो देखा था। और मुझे इथिक्स में उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मुझे केस स्टडी में अच्छे नंबर मिले होंगे उसको, क्योंकि इथिक्स का स्कोर मेरा अच्छा ही था। तो आप ये देख सकते हो केस स्टडी, आप टॉपर कॉपीज देख सकते हो, क्योंकि केस स्टडी के लिए ऐसा जैसा कुछ बुक आपको फायदा नहीं करेगा जो टॉपर कॉपी आपको फायदा करती है, या जो कुछ यूट्यूब पे कुछ टॉपर्स बताते हैं कि केस स्टडी में लिखना कैसा चाहिए, या आपके पीयर ग्रुप्स हो गए या कोई आपके टीचर्स हो गए आपको बताएंगे, वो आप कर सकते हो। जो पेपर 1 है जो स्टैटिक है इथिक्स का, जो पार्ट 1 है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स जो है, मैं डीके बालाजी सर की बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी? फ्रैंकली मैंने तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी बाजीराव एंड रवि की येलो बुक पढ़ी थी। न्यू एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी अच्छी है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। लेकिन अब अगर मेडिवल हिस्ट्री को, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। एक तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, तो हमें वहां पे इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि भक्ति मूवमेंट क्या था, सूफी मूवमेंट क्या था, वहां पे किन पर्सनालिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, उनके नाम हमें पता चाहिए, किस रीजन में हुआ है ये पता चाहिए। हाँ। दूसरी बात है कि मेडिवल हिस्ट्री में जो डायनास्टीज थी, जैसे राष्ट्रकूटास हो गए, या हाँ। पाला डायनास्टी या परमार डायनास्टी हो गई, जो गुजरात में है, उनके बारे में पता चाहिए, चालुक्यास के बारे में पता चाहिए, और जो साउथ में चोलास के बारे में पता चाहिए, वहां पे पांड्यास के बारे में पता चाहिए। एक बात ये होगी। दूसरी, उसके बाद आप क्रोनोलॉजिकल जाओगे तो उसके बाद आपको समझेगा कि यहाँ पे बाद में मोहम्मद गजनी और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। हाँ। तो दिल्ली सल्तनत में जो डायनास्टी रही है, जैसे स्लेव डायनास्टी हो गई, खिलजी हो गई, तुगलक हो गई, सैयद हो गई, लोधी हो गई, पांच डायनास्टी, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल पता होना चाहिए किस किस रूलर ने, किस किंग ने कंट्रीब्यूट किया था। जैसे अगर आप तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा सिविल के इसमें डेवलपमेंट किया था, जैसे कि कैनल्स बनाए होंगे उन्होंने, और बाकी कुछ डेवलपमेंट किए होंगे, लेक्स में डेवलपमेंट किया होगा। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा रेगुलेट था, तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद मुगल्स हो गए, मुगल्स पढ़ना है, और जो बाकी भी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके अष्टप्रधान मंडल वो क्या था। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन, और उनका नेवी का, उन्होंने नेवी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, तो हमें इनके बारे में हमें ज्यादा पता होना चाहिए। और जो बाकी जो रीजनल जो डायनास्टीज थे इंडिया की, उसके बारे में हमें पता चाहिए कि, क्योंकि एक सवाल 2017 के यूपीएससी प्रीलिम में आया था ककाटिया डायनास्टी के बारे में, तो हमें जो रीजनल रूलर्स थे, वो डायनास्टीज थी, उसके बारे में पता चाहिए, और जो इंपोर्टेंट डायनास्टी इंडिया में हो चुकी है उसके बारे में पता चाहिए। 2-3 साल पहले शायद जो मुगल एम्परर अकबर थे उनके ऊपर क्वेश्चन आया था शायद। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं मेडिवल हिस्ट्री में जो हमें वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। Okay, Sunil is asking about this, how to make a notes on GS for mains. ओके, मेंस के लिए आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो
सबसे पहले देखिए कि आप किस टॉपिक पे नोट्स बना रहे हो। तो जैसे हिस्ट्री का हो गया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, तो आपने सबसे पहले उसका बेसिक देखना चाहिए कि वो क्यों शुरू हुआ। उसके बाद वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो देखना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या था वो देखना चाहिए, और उसके रिपरकशन क्या थे इंडिया में वो देखना चाहिए। एक मैं टॉपिक बता रहा हूँ केवल ही। तो आपने इसके बस 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे नोट्स निकालिए, क्योंकि आप पूरा लिखोगे तो फिर आपको फायदा ही नहीं है कुछ, आप बुक में से पढ़ सकते हो। अगर और इम्पोर्टेंट चीजें ये रहती है कोई भी इसमें, यूपीएससी मेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है स्टैटिस्टिक। और दूसरा रहता है कि मैप मेकिंग। अगर आप कोई क्वेश्चन रीजन के ऊपर आया, क्या कि हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर आया, तो मैप मेकिंग या स्टैटिस्टिक हमें पता चाहिए। तो हमें ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात है कि अगर हम पॉलिटिकल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें आर्टिकल नंबर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसके लिए। और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर वहां पे जिसका प्रभाव है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने इस हिसाब से नोट्स वहां पे बनाने चाहिए, और उसके इंपॉर्टेंट ही है। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक नोट्स मेरे चैनल पे शेयर की थी इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी में हमने उसमें इसमें आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, उसमें जो जो प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कैसे प्रोक्लेम करते हैं, कैसे रिवोक करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी की वजह से सेंटर और स्टेट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस 1 लाइन में इन सब का जिस्ट बनाना है। अगर आप ज्योग्राफी का ऐसे देखोगे तो ज्योग्राफी के बारे में आप लिख सकते हो कि जैसे लोकेशन फैक्टर हो गया। लोकेशन फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप मैप के भरोसे उसको बना सकते हो, या आप सिटीज का नाम लिख सकते हो, वहां पे कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग होता है, आप उसके बारे में वहां पे लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही सारे टॉपिक पे करोगे। और एक बताना चाहूंगा आईआर का। आईआर का ऐसा है कि एक बार आप आईआर कर लो, 2-3 साल वो आईआर वैसे ही रहता है। तो आप आईआर के ऊपर अच्छे से वहां पे नोट्स बना सकते हो। आईआर में आप मैप मैप मेकिंग प्रैक्टिस करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन आया तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैप पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लोकेट करता है वर्ल्ड में, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है। आया कोई भी क्वेश्चन आया जैसे इसका ट्रेड कितना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड कितना है, हमारे क्या क्या सिमिलरिटीज है, हमें क्या थ्रेट है, इंडो पैसिफिक में हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, हमारे अलाइज जो सिमिलर अलाइज है वो है, हमारे इश्यूज क्या है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के बारे में इश्यूज है, हम आरसीईपी का मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, उसके बारे में इश्यूज है, अभी ऑस्ट्रेलिया ऑकस का पार्ट है, जो इंडिया के लिए किस पर्सपेक्टिव से अच्छा है और किस पर्सपेक्टिव से हमें चैलेंजिंग है। तो हमें इस बेस पे नोट्स बनाने हैं। तो आप उसका बेसिक बेसिक कीवर्ड्स आप वहां पे निकालिए, और वहां पे 1 लाइनर आप वहां पे बना सकते हो। ओके, एनी अदर डाउट्स? किसी को भी डाउट्स है यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, और डायरेक्टली पूछ सकते हो। हाँ आशीष, थोड़ा जोर से, वॉइस क्लियर नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सेक्शनल कितना, मतलब मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए, वो मतलब और कब तक लगाने चाहिए, और फुल लेंथ पे कब शिफ्ट करना चाहिए, मतलब आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सर इस साल के लिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे समय आ गया है कि आपने शिफ्ट करना चाहिए फुल लेंथ टेस्ट के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो मैक्सिमम टेस्ट आप लगाइए, जितने भी आपसे हो सकेंगे, यानी आप दिन में एक पेपर लगा लीजिए। चाहे तो आप रोज के केवल 50 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन आप वहां पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के पीछे मतलब यह है कि आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। हमारे माइंड को फिर वो आइडिया आ जाता है कि हम कैसे आंसर एलिमिनेट कैसे करने हैं, कैसे आंसर सॉल्व करने हैं। दूसरी बात है कि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप मॉक लगाइए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकती है। तो आप मॉक तो लगा सकते हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है मार्केट में अवेलेबल है 1996 के बाद से अभी तक सारे लगाइए। ओके, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट के जो 10 दिन है उसमें मॉक टेस्ट मत सॉल्व करना। यस यस यस। क्योंकि 28 को एग्जाम रहेगा, तो ट्राई करना कि 15-16 तक सॉल्व करना, क्योंकि लास्ट में क्या है ना कि बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। यस। और अगर कम आ गए तो फिर डिप्रेशन में, तो वो दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए। सो उतना सिर्फ अवॉइड करना। ओके, बाकी तो सब सर ने बताया। जी सर। ओके, और भी कोई डाउट आशीष?
किसी और को भी कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क। सर एक चीज और सर, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ सर मैं, तो मतलब कब, मतलब ऐसा रहता है कि कब हम बंद कर सकते हैं मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब प्रीलिम से कितने दिन पहले? देखिए, आप प्रीलिम्स के एक महीना पहले तक पेपर पढ़िए। अगर 28 को प्रीलिम है इस बार, 28 मई को, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से पेपर पढ़ना बंद कर सकते हो। आप केवल फोकस कीजिए अपने जो बेसिक्स है, रिवीजन है, उसके ऊपर फोकस कीजिए आप। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एनी अदर डाउट्स? सर मेरा क्वेश्चन हिस्ट्री को लेके ऐसा था सर, जैसे न्यू एनसीईआरटीज हैं, ओल्ड एनसीईआरटी है, मतलब तीनों पार्ट के लिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का तो सर जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ओके, मतलब एंशिएंट और मिडिवल में जैसे फिर तमिलनाडु बोर्ड भी है, तो मतलब ओके, एक स्पेसिफिक कौन सी पढ़े? मतलब ऐसे मैंने पढ़ रखी सर 2-3 बार, मतलब तीनों बुक, और ओके। ओल्ड एनसीईआरटी है वो तो काफी बार पढ़ रखी है, बट अभी स्टेज पे आके ऐसा लग रहा है कि कौन सी पढ़नी चाहिए, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन? आपको कौन सी बुक अच्छी लगी? आपने तीनों बुक जो पढ़ी है, जिसमें से आपको जो बुक अच्छी लगी होंगी आप उसे कंटिन्यू कीजिए, और आप उसके 2-3 बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि आप एक ही मटेरियल 3 बार अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो आप कोई भी बुक पिक कीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी पिक कर सकते हो, न्यू कर सकते हो, लेकिन उसे रिवाइज कीजिए। जी सर। एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करो, किताब पे मत करो यस, यस। फोकस। कि जैनिज्म बुद्धिज्म है तो हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाला है, तो ट्राई करो कि उसे डील करो, मतलब टॉपिक्स को डील करो, ना कि किताब को डील करो। ओके? जी सर। जी सर। हाँ, और कोई डाउट? हेलो सर। हाँ हेलो। कुणाल। हाँ सर, एक्चुअली माय डाउट इज लाइक अभी करंट अफेयर के लिए मतलब अभी पीटी भी आ रहा है, फिर ओनली आईएएस भी आ रहा है, तो लाइक ऐसा कोई एक सोर्स है क्या? क्योंकि अब मल्टीपल सोर्स तो हम कर नहीं सकते, और पीटी का भी मतलब लास्ट क्वेश्चन वाइज उतना आ नहीं रहा है, तो लाइक ऐसा कोई सुटेबल हो कि लाइक एक ही करो और उससे आ जाए, ऐसा कोई? देखो, फ्रैंकली अगर देखेंगे तो जो मार्केट में करंट अफेयर अवेलेबल है, गारंटी नहीं है कि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि जो जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे आएंगे। लेकिन एक बात यह है कि आप करंट अफेयर जो पढ़ते हो, वो करंट अफेयर का आप एप्लीकेशन यूपीएससी मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर वेस्ट नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आप खुद को कंफ्यूज मत करो कि ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स है, विजन के है, या बाकी भी कुछ है। इससे क्या होगा, आप एक ही मन का करंट अफेयर 2-3 जगह से पढ़ोगे तो आपका वहां पे टाइम वेस्ट होगा। आप स्टिक रहिए एक ही करंट अफेयर पे। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मेरे को मार्च महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, विजन के, तब विजन ही पढ़ो। ठीक है, दूसरी फिर ज्यादा उसको फोकस मत करो। हाँ, एक दो न्यूज आपको मिलती होंगी एड ऑन कुछ अलग अलग, तो वहां से पढ़ सकते हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी मैगजीन लो आप, मैं किसी मैगजीन का नाम नहीं लूंगा, उस मैगजीन में बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो रिलेवेंट ही नहीं रहते, जो बहुत ज्यादा वो टॉपिक यूपीएससी पूछती नहीं है, वो हमें पढ़ना ही क्यों है। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के समिट हो गए, वो इंपॉर्टेंट है, G20 है, वो इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो टॉपिक ही पढ़ने हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको रिवाइज करना है। कभी कभी ये आता है कि वेस्टर्न घाट में कोई स्पीशीज मिल गई है, अब यूपीएससी की 90% चांस है कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी। यूपीएससी थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन ही पूछती है। तो हमें ऐसे हमें एनालिसिस करते आना चाहिए कि हमें क्या जरूरी है पढ़ना और क्या जरूरी नहीं है। और मैंने इसके पहले भी कहा है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, आप कोई भी टॉपिक विजन के मान लो करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, तो उस टॉपिक को आप एक बार गूगल कीजिए। आप गूगल करोगे तो आपको वहां पे ढेर सारी वेबसाइट मिलती है, आप कोई भी वेबसाइट देख लो, उस पर आपको थोड़ा और अलग से इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो अपने मोबाइल में पढ़ रहे होंगे, आईपैड में पढ़ रहे होंगे, तो उसको बुकमार्क कीजिए। मैं तो बुकमार्क करके रखता हूँ कि मुझे अगर लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसे बुकमार्क करता हूँ मैं। और मैं हर टॉपिक को गूगल पे चेक करता हूँ कि हाँ, गूगल पे मुझे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके बारे में। और हाँ, एक है, आपने इन्वायरमेंट के बारे में पूछा था। इन्वायरमेंट के लिए एक डाउन टू अर्थ नाम की मैगजीन है, आप उसको भी देख सकते हो, उसके भी अच्छे अच्छे वहां पे आर्टिकल्स रहते हैं। ओके, एनी अदर डाउट्स? हेलो सर, कुणाल सर। सर जैसे आपने बताया कि फुल एंड टेस्ट पे शिफ्ट करना चाहिए, बट यस। सर अभी मेरा जैसे सेक्शनल है वो भी थोड़ा पेंडिंग रहता है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट का, तो
तो मतलब क्या करे सर, मतलब वो सेक्शन कंप्लीट करके फिर मतलब फुल लेंथ पे शिफ्ट करे या फिर? नहीं नहीं, आप फुल लेंथ पे शिफ्ट हो जाइए। मैंने क्या कहा है कि अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 50 क्वेश्चन सेक्शन के करो, 50 फुल लेंथ के करो। लेकिन आपको फुल लेंथ पे धीरे धीरे शिफ्ट होना ही चाहिए। ठीक है, आप 4-5 दिन और आप सेक्शन करो, लेकिन उसके बाद तो आपको फुल लेंथ पे शिफ्ट होना ही चाहिए। क्योंकि 60 डेज है, 2 महीने ही है, उसमें 2 महीने के आप मान लो 50 डेज ही पकड़ लो, क्योंकि बाद में 10 दिन हम मॉक लगाते ही नहीं है, हम रिवाइज ही करते हैं। तो आपको इतने कम टाइम में सब मैनेज करना है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जी Okay, सर। यस। नेक्स्ट डाउट इज अबाउट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नोट्स। ओके, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खुद मुझे भी बहुत ज्यादा इशू गए थे, मुझे भी मार्केट में नोट्स मिलते नहीं थे। मैंने वो ऋषिकेश रेड्डी जो टॉपर है उनकी नोट्स पढ़ी थी। और दूसरी बात यह है कि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी क्वेश्चन रहा, कुछ भी टॉपिक रहा, उसको इंटरनेट पे सर्च करते रहता हूँ, यूट्यूब पे देखते रहता हूँ कि उसमें क्या है। एक फोरम आईएएस का भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ कंपाइलेशन है, आप उसको देख सकते हो। शायद ओनली आईएएस का भी है, शायद, मुझे आइडिया नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन आता ही है। और दूसरी बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है वो अप्रोचेबल रहते हैं, तो हमें उसको स्किप नहीं करना है। और हमें जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इवेंट होते हैं या जो न्यूज में आता है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कल शायद यूपी में कुछ ऐसी घटना हुई थी, या वाइल्ड फायर्स होते हैं अभी, जो वाइल्ड फायर जो स्टार्ट होता है अभी जो समर में, तो उसके बारे में हमें पता चाहिए कि हमें क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जो पीएम के 10, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए डिजास्टर करोगे तो उसके लिए पीएम के 10 पॉइंटर्स है। अगर हम 10 पॉइंटर्स, पीएम के 10 पॉइंटर्स हम कहाँ पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वहां पे करना चाहिए। उसके हमें डेफिनेटली नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो इतने होलिस्टिक और इतने रिलेवेंट है हर डिजास्टर के लिए। तो ऐसे कुछ हमारे, और प्राइम मिनिस्टर जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इतने डिग्नेटरीज है, उन्होंने जो कहा है वो काफी ऑथेंटिक भी रहते हैं। तो हमें ऐसे जो पॉइंट्स है वो कोट भी करने चाहिए। तो केवल इंडियन पीएम में, अगर किसी भी वर्ल्ड ग्लोबल फोरम पे भी किसी ने कहा होगा तो हमें उसको इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके, सो सर आई थिंक ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। ओके, तो वी कैन क्लोज नाउ। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से ले सकते हैं सेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, फिर अक्षय सर भी रहेंगे। किसी को भी डाउट है यू कैन पोस्ट इट ऑन चैनल, और मुझे डायरेक्टली कर सकते हो तो वो एड्रेस हो जाएगा। ओके, बिकॉज सर को भी आज थोड़ा गड़बड़ है, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, सो थैंक यू कुणाल सर, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, तो मैं एंड कर देता हूँ अभी यहाँ पे।